बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क में। मैं हूं अंसर हुमारी। किसान आंदोलन शुरू हुए आज तकरीबन 6 माह का वक्त पूरा हो गया है, यानी 6 महीने कंटिन्यू किसान अपने आंदोलन पर बैठे रहे, डटे रहे अपनी मांगों को लेकर के। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार जब तक अपने जो कानून है उसको वापस नहीं ले लेती तब तक के वो अपने इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, वो वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। उनका साफ तौर पे इस चीज को लेकर के सरकार के साथ कई बैठकें हुई, लेकिन तमाम की तमाम बैठकें बेनतीजा रही हैं। इन्हीं तमाम चीजों को सामने रखते हुए कई बार जो है इस तरह से आंदोलन को मुखर करने की कोशिश की गई। हालांकि बीच में कोरोना की वजह से जो कोरोना का दूसरा फेज आया उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है किसानों का जो आंदोलन था उस तरह से सामने नहीं आ पाया और खुद किसान भी अपने आप को एक तरह से पीछे नजर आ रहा था ये सारा मामला। लेकिन अब एक बार फिर से मुखर होते हुए किसान नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने 26 मई को एक ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया था। हालांकि खासतौर से जो सिंधु बॉर्डर है या दिल्ली के चारों तरफ जो हजारों लाखों की संख्या में किसान अभी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया था कि उनका 26 मई का जो आंदोलन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहेगा। किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस या किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा वहां पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने वो नहीं देंगे। लेकिन खबरें जिस तरह की मिल रही है, सिंधु बॉर्डर पर पुलिस के साथ कुछ झड़पों की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। हालांकि और जो दूसरे बॉर्डर्स है वहां पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। पूरे देश में तमाम किसानों ने अपने अपने घरों पर काले झंडे लगा करके विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। तो आज हम इन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार को क्या ऐसी स्थिति में इस तरह से किसानों को अकेला छोड़ देना चाहिए, वो बैठे रहे, या फिर बातचीत करके इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। ये तमाम चीजें इस वक्त इन चीजों को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल चमड़िया साहब हैं जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, साथ ही साथ दिल्ली बॉर्डर समाचार करके बाकायदा उनका अपना एक बुलेटिन भी चलता है और तमाम किसानों की समस्याओं को वो कवर करते रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ नरेश सिरोही साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर के किसान सभा का नेतृत्व करते आए हैं और वो तमाम वो हमारे जो है इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व महासचिव कांग्रेस के हरिकेश बहादुर साहब पूर्व सांसद हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर के बेलाग बोलते और लिखते रहे हैं, उनसे भी हम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हरिकेश जी, हम आप ही के पास आए और आपसे चीजों को अगर हम जानने की कोशिश करें कि 26 तारीख यानी 26 मई का दिन एक तरह से 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों को लेकर के जो उनके मुद्दे थे, जो उनकी समस्याएं थी, वो जस की तस हैं और सरकार अपने इस मामले पर एक उसका अपना जो हर धर्मी वाला रवैया है वो जस का तस बना हुआ है। आप इसे कैसे देखेंगे? जी, मैं बोलूं? जी, देखिए, लगभग 6 महीने से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है और सरकार जिस तरह से जितना केयरलेस एटीट्यूड अपनाए हुए है, ऐसा मतलब हमने कभी भी पहले किसी भी सरकार को इस तरह किसी आंदोलन के प्रति इतनी बेरुखी दिखाते हुए मैंने नहीं देखा। शुरुआती दौर में लोगों ने, सरकार के लोगों ने किसानों से बातचीत किया था, ये मैं नहीं कहूँगा कभी नहीं बात किया, लेकिन बात किया था। लेकिन जब बातचीत का कोई हल नहीं निकला और किसान अपनी मांग पर अड़े रहे, तो सरकार को ये बात जरूर सोचनी चाहिए थी कि आखिर हमारे इस बिल में, हमारे इस एक्ट में, जो हमने एक्ट बनाया हुआ है, इस एक्ट में क्या खामी है जिसकी वजह से कि लोग हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी है।
ये सम्राट और बादशाह की तरह काम नहीं कर सकती। इसे लोकतंत्र और लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा। अगर किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और वो सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं, तो सरकार को झुकना चाहिए, न कि किसानों को झुकना चाहिए। अगर सरकार ये ऐसा कुछ अपना निश्चय बनाए हुए है कि हम किसानों को झुकाएंगे, हम नहीं झुकेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये सरकार लोकतंत्र के नाम पर चुनी तो गई है, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संविधान के द्वारा निर्धारित नियमों के कारण चुनी गई है, लेकिन यह टोटल अलोकतांत्रिक है पूर्ण रूप से और लोकतंत्र विरोधी काम कर रही है। इतनी बड़ी हृदयहीनता तो मैंने कभी किसी सरकार को दिखाते हुए नहीं देखा कि सैकड़ों किसान मर गए, कई सौ किसान मर चुके हैं आज तक, और आज तक ये सरकार इस प्रकार उदासीन होकर के और बाकी सब कामों में हिस्सा ले रही है, लेकिन किसानों के प्रति पूरी तरह से बेरुखी साफ साफ दिखाई दे रही है। इतना बड़ा ये, जिसको मैं एक तरह से अत्याचार मानता हूँ। इस कानून को मैं सही इसलिए भी नहीं मानता कि राज्यसभा में जिस तरह से कानून पास किया गया था, उसको तो सारी दुनिया ने देखा था कि किस जल्दीबाजी में, किस तरह से और कितना आपाधापी में ये सारा बिल पास किया गया। कायदे से तो इसे पास हुआ बिल माना ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इस देश के अंदर चूंकि अब कुछ हो जाता है तो लोग उसको मान लेते हैं, इसलिए लोगों ने मान लिया है। कायदे से तो ये बिल ठीक से पास भी नहीं हुआ है, मैं तो ये भी कह सकता हूँ। और दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय एक कंज्यूमर अफेयर्स ग्रुप करके एक कमेटी बनी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। और इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा था कि जो एमएसपी सरकार के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, उस एमएसपी को गारंटीड तरीके से किसानों को मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि इसके लिए कानूनी प्रावधान किए जाएं, स्टैट्यूटरी व्यवस्था की जाए। आज उस समय की सरकार ने मान लीजिए उनके इस प्रस्ताव को या उनके इस रिकमेंडेशन को या उनके इस मंतव्य को नहीं स्वीकार किया, लेकिन आज तो वही नरेंद्र मोदी जी खुद इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज उनको क्या दिक्कत हो रही है उस बात को मानने के लिए? और किसान इसी बात को मुख्य रूप से कह रहे हैं, तो इसमें किसानों की गलती क्या है? जिस बात को आपने स्वयं कहा उसको आज आप नहीं कर रहे हैं, इसको किस रूप में लिया जाना चाहिए? लोग इसको क्या कहें कि आप जब सत्ता से बाहर रहेंगे तो कुछ भी कहेंगे और जब सत्ता में रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। जो आपने पहले बात की थी, आज उसके आधार पर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको क्यों नहीं कानूनी जामा पहना रहे हैं? एक कानूनी प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात का स्पष्ट उत्तर प्रधानमंत्री को देना चाहिए। बाकी बातों को इधर की बात उधर की बात इधर करने से कोई लाभ नहीं। सीधी बात है कि इस सवाल का उत्तर प्रधानमंत्री को स्वयं देना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए ये प्रस्ताव रखा था और ये बात कही थी, ये मेरी संस्तुति थी, ये मेरा रिकमेंडेशन था, लेकिन उस समय मैं नहीं कर सकता था। आज मैं प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए इन कारणों से मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। इसको वो बताएं ताकि लोग समझें तो सही कि उस समय क्यों कहे और आज क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बात का जवाब सरकार की तरफ से आना ही चाहिए। जब तक इस बात का जवाब सरकार की तरफ से नहीं आता, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा जो इस बात को जानता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ जो है अनिल चमड़िया साहब भी मौजूद हैं। अनिल जी, आपने चीजों को सुना और आप बहुत करीब से किसानों के इस पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं। 6 महीने का वक्त बीत चुका है, बड़ी संख्या में किसानों की मौतें भी हुई हैं। आप इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये भावनात्मक मुद्दे नहीं है कि किसानों की मौत हो गई इसीलिए सरकार को सुनना चाहिए। इससे एक इशू को, एक बड़ा जो मुद्दा है, उस मुद्दे को भावनात्मक मुद्दे की तरफ या उसमें उसका भाव जो है या उसका एक कह लें कि उसको सबसे ऊपर रख के बात करने की मुझे जरूरत नहीं महसूस होती। आंदोलन है, किसान तैयार हैं, 500 मरे हैं, 5000 मरने को तैयार। ये एक देश की डेमोक्रेसी की ताकत।
और जिस देश के पास शहादत की विरासत नहीं होती है, जिस कौम के पास शहादत की विरासत नहीं होती है, वो देश में, समाज में डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रख सकता। किसान दरअसल केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई को छोटा करके देखना है या छोटा बताना है। किसान पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है वो किसानों के लिए है या इस देश के हर नागरिक के लिए? आपको पता होना चाहिए कि इन 6-7 महीनों के दौरान जिस तरह से होर्डिंग हो रही है, जिस तरह से जो अनाज है किसानों के औने पौने दाम में खरीद के जिस तरह से बड़े बड़े गोदामों में भरे जा रहे हैं, इसका नतीजा हम लोगों को आने वाले 1-2 साल के अंदर ही देखने को मिलेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन 1-2 साल के अंदर ये देखने को मिलेगा, जब गेहूं की कीमत, चावल की कीमत, यानी जो भी आवश्यक वस्तु, अभी आपने सुना होगा सरसों तेल की कीमत, सरसों तेल की कीमत जितनी बढ़ी है, जितनी तेजी से बढ़ी है, अभी तो आप देखेंगे कि किन किन चीजों की कीमत बढ़ रही। इसलिए पहली बात तो ये, किसान इस देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की लोकतंत्र को बचाने की। दिक्कत क्या हो रही है, जो इस समय सरकार को चलाने वाली पार्टी है, सरकार को चलाने वाली पार्टी है, उसने लोकतंत्र को बहुत छोटा कर दिया है। लोकतंत्र को मान लिया है 5 साल और मान लिया है लोकसभा की सीट। वो ये बात समझ ही नहीं रही है कि जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, दरअसल वो लोगों की भावनाओं का, लोगों की इच्छाओं का, लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो ये देख रही है पार्टी, सरकार चलाने वाली पार्टी, वो ये देख रही है कि इन किसानों के रहने से हमें ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा। 30 सीटों का नुकसान हो सकता है, 35 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर सोच में इस तरह की सोच बन जाए तो वो डेमोक्रेसी को चलाने वाली पार्टी और वो सरकार नहीं हो सकती है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है। अभी जो हमारे साथ जी महत्वपूर्ण बात है, जी और कोई भी किसान जो है, कोई भी जो मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, कोई भी नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं कि हमको ये फायदा दिया जाए। वो कह रहे हैं कि जो हम मेहनत करते हैं, जो हम मजदूरी करते हैं, जो उत्पादन लागत हमारी लगती है, उसकी कीमत हमको मिलनी चाहिए। हम जितने रोजगार पैदा कर रहे हैं उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये बात किसान कह रहे हैं। ये किसान कह रहे हैं कि देश में भूखमरी की समस्या न खड़ी हो, इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम नहीं होना चाहिए। अभी स्थिति क्या हो रही है, सारी कंपनियां जो हैं, आप किसानों से औने पौने दाम में वो सारे अनाज खरीद के अपने गोदामों में डंप कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये किसानों के आंदोलन को आप इस तरह से समझे कि ये 6 महीने ही नहीं, अभी और भी 6 महीने और भी चल सकता है, क्योंकि किसान अपनी ताकत से इन लोगों ने अपने आंदोलन को खड़ा किया है। आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है कि अपने को खड़ा रखने के लिए, अपने को बनाए रखने के लिए अपने रिसोर्सेज वो डेवलप कर ले, अपने भीतर रिसोर्सेज डेवलप कर, और किसानों ने ये काम किया है। और सबसे हैरानी की बात आप जान लीजिए कि कोरोना की महामारी के दौरान ही ये किसान आंदोलन संगठित हुआ है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सरकार चलाने की पार्टी इसको अवसर मानती रही है, इस महामारी को चुनौती नहीं मानती रही है। अवसर और चुनौती में फर्क है। इसीलिए ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार चलाने वाली पार्टी ने ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को थोपा। अगर सचमुच में डेमोक्रेटिक वैल्यू में विश्वास करते तो आप पार्लियामेंट में बहस करवाते, उसके बाद इस पर कुछ फैसला करते। ऑर्डिनेंस हमारे साथ अनिल भाई, हमारे साथ चूंकि जो है नरेश सिरोही साहब है, कई तरह के सवालात हैं, जाहिर है कि उनके मन में इन सवालों के जवाब देने का भी उनको पूरा अधिकार है। नरेश जी, आपके पास हम आए, जिस तरह का जो है सवाल हरिकेश जी यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर जिन पॉइंट्स की तरफ इशारा सीधे सीधे अनिल चमड़िया साहब कर रहे हैं, आपका क्या जवाब होगा? किस तरह से, क्योंकि सरकार जिस तरह से कर रही है और जिस बेहिसी का मुजाहरा कर रही है, सवालों के घेरे में है सरकार।
देखिए बाली साहब, मेरे जो दोनों पुराने सब वरिष्ठ लोगों ने जो बात कही है, जी। ये मुद्दा मैं ये तू मैं वाला नहीं बनाना चाहता, और इसमें ये भी नहीं है, ये समय भी नहीं है। बिल्कुल। हम लोगों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और हरीश सिंह तो सांसद रहे हैं और सारी व्यवस्था को जानते हैं। दरअसल सारी राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को गुमराह किया। 90 से लेके आज तक जितनी भी संसदीय समिति बनी है, जितने भी उनके जो राजनीतिक दल हैं, जिनकी सरकारें रही हैं, इन सभी लोगों ने सरकार में इन सुधारों की मांग करते रहे। सुधार होने भी चाहिए, लेकिन सुधार करने का जो प्रोसेस है, वो मैं मानता हूं कि शुरू में जो सरकार से चूक हुई है, उसी का नतीजा ये है कि ये स्थिति इतनी खराब हो गई। वरना जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मैं अगर बात करूं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमेशा से होती रही है, आगे भी होती रहेगी। उसके कुछ जो नियमावली है उसको बनाने की जहां तक बात है, उसको हम आपस में अगर किसान संगठनों को या और जो स्टेक होल्डर हैं उनको पहले बिठा के बातचीत कर लेते, तो शायद ये समस्या नहीं होती। मंडियों में भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं रही हैं। मंडियों में भी बहुत लंबे समय से सुधार की मांग की जा रही थी, लेकिन मंडियों को ऐसी परिस्थिति हम पैदा ना करें जिससे मंडियां बंद हो जाए। उनके विकल्प खुले रहने चाहिए, औरों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, ताकि किसानों को जो माल बेचने में जो है सुविधा हो। तो इस पर भी बात की जा सकती थी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो मामला है, मैंने अपने माननीय कृषि मंत्री जी को भी सुझाव दिया था कि ये ठीक है कि हमको प्राइवेट सेक्टर में खरीदने के लिए थोड़ा सा सुविधा उनको देनी पड़ेगी। अगर वो स्टॉक ही नहीं रख सकेंगे तो वो कैसे किसानों का माल खरीदेंगे। अभी आपने देखा होगा 14 मई को सरकार ने एक जो है नोटिस जारी किया है, जिसमें देश के दलहन की जो कीमत बढ़ रही है उनको लेके उनके स्टॉक को चेक करना है। सारी राज्य सरकारों को चिट्ठी गई है केंद्र सरकार की ओर से। तो इसमें क्या है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम स्टॉक करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको चेक करने की बात कर रहे हैं, तो दोनों में मैंने एक सुझाव दिया था, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि हम जितना भी व्यापारी के पास स्टॉक है उसको एक पोर्टल पे डालना चाहिए, ताकि हमको ये ऐसे चिट्ठी जारी करने की जरूरत नहीं कितना देश में हमारे पास दलहन है, कितना तिलहन है, कितना अनाज है और किस व्यापारी के गोदाम में कितना माल है। तो ये आमूल चूल परिवर्तन जो है करना चाहिए, और इसमें हम टुकड़े टुकड़े में करके नहीं सोच सकते। सरकार ने जो 12 दौर की वार्ताएं की हैं, तो सरकार ने प्रयास किया, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार के ऊपर एकदम, लेकिन सुधारों के लिए जिस तरह से कहा कि 1.5 साल तक होल्ड भी कर सकते हैं, वो कमेटी भी बना सकते हैं, तो इसमें बीच का रास्ता हम दोनों पक्षों को, सरकार को भी और किसान संगठनों को भी निकालना चाहिए, जिससे एक, और ये किसान की समस्या आज की नहीं है, ये पिछले 70 साल से बहुत सारी जो बाजार की सापेक्ष मूल्य नीति है, ये किसान विपरीत रही है। नहीं, जैसे और इसमें हरिकेश जी ने एक इशारा किया कि जब नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे एक राज्य के, वहां से जो है आप एक प्रावधान की एक लिस्ट अलग देते हैं, जब आप जो है देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आपके हाथ में सारे अधिकार आते हैं, तो आपका रुख चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, इस बात का तो प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन मैं एक बात का पक्षधर हूं कि किसान की जो लागत है और उसकी मेहनत का जो मूल्य है वो उसको मिलना चाहिए। और वो अब से नहीं, वो समझ लो कि लंबे समय से किसान को उसकी मेहनत का दाम मिल ही नहीं पाया। जो एमएसपी की हम खरीद बात कर रहे हैं कि एमएसपी से नीचे बाजार में नहीं बिकना चाहिए, मैं तो उससे पहले का एक क्वेश्चन करता हूं और सुझाव भी देता हूं सरकार को कि एमएसपी तय करने का जो तरीका है वही, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उसको किसान की लागत को कम करके आंका जाता है, उसके बाद वो एमएसपी तय की जाती है, उसके बाद भी उस पर खरीद नहीं होती। तो ऐसा देश का कौन सा व्यापार है जो लागत से कम या उस पर चलता हो? कितने दिन चलेगा? तो आज ये जो पूरा आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है हमारे साहब, ये केवल उसी का परिणाम है कि हमारी जो गलत नीतियां रही हैं उसमें मैं
ऐसा नहीं कि कांग्रेस जिम्मेवार है या जनता दल जिम्मेवार रहा या जनता पार्टी जिम्मेवार रही। लगभग सभी दलों के, सभी राजनीतिक जो दल हैं, सब सत्ता में बार बार आए हैं, लेकिन कभी उस पे इतनी ईमानदारी से जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास नहीं किया है। सत्ता से बाहर आते ही तो नारा लगाएंगे और किसान के हमदर्द होंगे, लेकिन सत्ता में रहते जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो इसमें किसी को दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सब बराबर के भागीदार हैं और इतना बड़ा देश का किसान वर्ग है, उसके लिए न्याय संगत आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। किसान अब लगातार जाग रहा है, ऐसा नहीं है, अब उसकी परिस्थिति भी नहीं है इस नहीं, देश तो में। एक तो सरकार का जो रुख है, सरकार का जो रुख है, किसान कह रहा है कि आप बातचीत कीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से अब उस तरह का जो है जवाब नहीं आ रहा है। क्यों? देखिए, किसान आंदोलन के जितने सब साथी आप जानते, सब मेरे बहुत निकट सहयोगी हैं। हम लोगों ने टिकैत साहब और हमारा पूरा सबके साथ तालमेल है। लैंड एक्विजिशन पे भी हम लोगों ने बैठ के जो अमेंडमेंट लेके आए थे उसको वापस कराया। तो ऐसा नहीं है, इस बार जो थोड़ी हठधर्मिता है, अगर आप सरकार के साथ साथ किसान संगठनों की भी जो हठधर्मिता उसको छोड़ना चाहिए। और ये 3 कानून की कंडीशन पहले वापस तब बात करेंगे, उसको कंडीशन को छोड़े और खुले मन से बात करें, खुले मन से बात करें आप। बिल्कुल हरिकेश जी, हाँ, बिल्कुल हरिकेश जी, नरेश जी का साफ तौर पे ये कहना है कि सुधार होना चाहिए, और जाहिर है कि इससे पहले की जो सरकारें हैं, किसी सरकार को वो दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि सुधार होना चाहिए और ये एक अच्छा कदम है। लेकिन उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि खुले मन से बातचीत हो, वन साइडेड जो है क्या कहते हैं, खुले मन से बातचीत नहीं हो सकती। ऐसा है वारिस साहब, जी सिरोही साहब बड़ी शालीनता के साथ साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये साइड से निकलने से काम निकलेगा नहीं। और एक बात जो ये लोग कहा करते हैं 70 साल वाली, ये 70 साल पहले की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि सिरोही साहब की उम्र शायद अभी 70 साल है भी नहीं, और उम्र हमारी तो 70 साल से ज्यादा है। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय मैं बहुत छोटा बच्चा था। तो इस वजह से मैं भी बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात तो मैं कहूंगा कि उस समय जो देश की समस्याएं थी, कृषि के सामने कितनी विकराल स्थिति थी, इसको तो सभी लोग जानते हैं कि देश में खाने के लिए अनाज ही नहीं था। भूखमरी से लाखों की संख्या में लोग मरते थे। आजादी के 3-4 साल पहले जो बंगाल फेमिन हुआ था उसमें कितने लाख आदमी मरे थे, आज भी उसका डेटा लोग 25 लाख से 40 लाख के बीच बताते हैं। तो खाद्यान्न की कितनी बड़ी किल्लत थी, ये बात भी सबको जानना चाहिए। और जो उस समय का नेतृत्व था, उसकी सिंसियरिटी को, उसके परिश्रम को, उसकी बुद्धिमत्ता को, उसके दृष्टि को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उस नेतृत्व का आभारी होना चाहिए जिन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए तमाम एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट बनाए। आज ये ICAR वगैरह जो आप देख रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूसा इंस्टीट्यूट वगैरह सारी चीजें, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रुद्रपुर की जो पंतनगर में बनी हुई है, इसके अलावा तमाम जो डैम बने, उनसे नहरें निकली, तमाम ट्यूबवेल बनाए गए। ये सब किस लिए बनाए गए? खेती की उस समय की जो बुनियादी समस्याएं थी वो किसान को MSP देने की नहीं थी। उस समय किसान का जीवन बचाने और किसान की खेती बचाने की समस्या थी। इतनी विकराल बाढ़ आया करती थी जो कि आज भी अभी तक कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो नेपाल से निकल रही हैं उस पर आज भी नेपाल के साथ वार्ता हो करके और कोई हल नहीं निकल रहा है। पुरानी सरकारों ने कई ऐसे बात करके तमाम डैम वहां पर भी बनाए, जैसे हमारे यहीं गोरखपुर में बगल में वाल्मीकि सागर डैम बना हुआ है, भैंसा लोटन जिसे कहते हैं वाल्मीकि नगर में, वो बिहार, यूपी और नेपाल के बॉर्डर पर है। तो नेपाल से बात करके वो बना। वो शारदा कैनाल जो बनी हुई है, सारा बाराबंकी वगैरह साइड में, आप तो जानते होंगे, वो सारी चीजें वो पुरानी सरकारों ने बनाया था। उस समय किसान की एक अलग समस्या थी। उस समस्या का समाधान करने वाला जो नेतृत्व था, उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसलिए बार बार ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि 70 साल कुछ है। 70 साल में बहुत काम किया लोगों ने, जो उस समय के लोग थे, क्योंकि वो आजादी के लड़ाई के योद्धा थे।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 18-18, 20-20 साल जेलों में बिताए थे। देश आजाद हुआ, बहुत से लोग मर गए, फांसी चढ़ गए, तमाम चीजें हुई। जो बच गए उनमें से कुछ लोगों को उस समय सत्ता मिली, क्योंकि सत्ता उन्हीं को मिल सकती थी जो संघर्ष में थे। जो संघर्ष में नहीं थे उनको सत्ता नहीं मिलती। और चूंकि उनके ऊपर गांधी जी के विचारधारा का असर था, देश के लिए वो आजाद कराने के लिए इतनी लड़ाइयां लड़े थे, इसलिए उनकी सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा काम किया। हाँ, थोड़ी बहुत कमी सबसे रहती है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आज की समस्याएं, हर काल की अलग समस्या होती है और उस समय के नेतृत्व को उस समस्या को एड्रेस करना होता है और आगे के भविष्य को थोड़े देर दूर तक देखना भी पड़ता है। तो पुराना नेतृत्व भविष्य को देख करके भी बहुत सारे कदम उठाया, लेकिन 100 साल 200 साल बाद, 1000 वर्ष बाद क्या होगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं ना कोई भी व्यक्ति इस तरह का, चाहे कितना बड़ा नेता हो, कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, नहीं जानता हो तो कोई त्रिकालदर्शी महात्मा ही जो दिव्य दृष्टि रखता है और तीनों काल देखता है वही बता सकता है। इसलिए हम पुराने नेताओं को कतई दोषी नहीं ठहराना चाहते। थोड़ी बहुत कमी रही होगी, आलोचक उसकी आलोचना करते हैं, इतिहास में उसकी आलोचनाएं आती ही हैं, उसको हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इतिहास कभी कभी बड़ा निर्मम होकर के विश्लेषण करता है तो अपना विश्लेषण करेगा। लेकिन आज की समस्या, आज के नेतृत्व को हल करनी है। आज किसान वही पंजाब, जहां पर भाखड़ा नंगल डैम बनने के पहले की क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति हुई सारा देश जानता है। लेकिन आज उसी पंजाब के किसान की दूसरी समस्या है। वो हरियाणा पंजाब उस समय एक ही था, हिमाचल भी था उसी में, तो ये बहुत बड़ा स्टेट था। लेकिन आज की तारीख में वो 3 हिस्से में बटा हुआ है और उसकी जो समस्या है आज के नेतृत्व को उसे हल करना है। उस समय की समस्या दूसरी थी, आज दूसरी है। आज इतना पैदावार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको उचित मूल्य मिलना चाहिए। अभी सिरोही साहब ने ठीक कहा कि उचित मूल्य नहीं मिलता, जो लागत लगती है उसका पूरा मूल्यांकन नहीं हो पाता है। सिरोही साहब ने बड़े ही शालीनता के साथ जो है क्या कहते हैं इस चीज को एक्सेप्ट किया कि कमियां हैं। साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे वहां पर, मुझे लगा अनिल जी के निकलने वाली बात नहीं है, उसका जवाब देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चलाने वाले लोग आज के परिस्थिति के लिए, आज की सारी जो जरूरतें हैं उसके लिए उत्तरदायी हैं। दूसरा, हम ठीक है विरोध पक्ष के लोगों को भी अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन विरोध पक्ष करे क्या? मैंने आपसे कहा ना, राज्यसभा में जिस तरह से पास हुआ है बिल, वो पास करने का तरीका ही नहीं था, फिर भी पास हुआ मान लिया गया। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, इससे निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा एक ऐसा माहौल बन रहा है जिससे लगता है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति जितनी तत्परता दिखानी चाहिए उतना नहीं दिखा रही है, बल्कि उदासीनता दिखा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही, ठीक है, उदासीनता दिखा रही है। नरेश जी, हम आपके पास आपका जवाब लेंगे, जरा सा अनिल जी के पास जरा चलते हैं, उसके बाद आपसे जो आप कहना चाह रहे हैं हरिकेश जी को लेकर के मैं उस चीज पे जो है क्या कहते हैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, आपने साफ तौर पे जो है नरेश जी को भी सुन लिया और हरिकेश जी को भी सुन लिया। हालांकि नरेश जी का साफ तौर पे ये कहना है कि इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि समस्या का समाधान होना चाहिए, और वो ये भी मानते हैं कि सरकार से कुछ कमियां हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, मुझे एक बात अजीब सी लगती है कि जब बीजेपी सरकार चला रही होती है तो वो कांग्रेस की बात करती है कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी कांग्रेस के नाम पर खेल करती है या खेलना चाहती है। कांग्रेस ने गलतियां की तो क्या आप और ज्यादा गलतियां करने की छूट आपको मिल जानी चाहिए? करेक्ट। कांग्रेस की गलतियों को, यानी कि भेड़ की शिकायत चरवाहे से है, भेड़ की शिकायत। आपने कहा कि भेड़ की शिकायत चरवाहे से है और आप उसको अब कसाई के हवाले कर दीजिए, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। कांग्रेस ने नहीं किया, इस पर बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की आलोचना करते हुए आप क्या कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी देखना पड़ेगा। आप परिवर्तन कर रहे हैं, आप बदलाव कर रहे हैं, बुनियादी रूप से एक चरित्र बदल रहे हैं उसका। सुधार में हमेशा पॉजिटिव बात होती है, सकारात्मक बात होती है। सुधार से कोई भी वर्ग, जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा का सुधार हो,
तो इससे समाज को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, समाज को बहुत खुशी होगी। दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। ये समाज सुधार के जो काम है उससे समाज में सकारात्मक कुछ बदलाव आता है। आप जो ये कानून है ये सुधार का कानून नहीं है, ये है बदलाव, यानी कि पूरा कैरेक्टर, चरित्र, उसका ढांचे का चरित्र ही बदल देना। जैसे मान लीजिए कि हम डेमोक्रेसी के नाम पर चुनाव आयोग को डिफंड कर दें, चुनाव भी कराते रहे और सुप्रीम कोर्ट को भी डिफंड कर दें, हम चुनाव आयोग को भी डिफंड कर दें, हम योजना आयोग को भी डिफंड कर दें, तो इसका क्या मतलब? हम कह देंगे कि चुनाव तो हो रहा है इसीलिए लोकतंत्र जीता है। नहीं, ठीक है, हम सवाल आपके इन्हीं सवाल का जवाब लेते हैं। मुझे ये बात कहनी है कि सरकार को हठ धर्मिता नहीं दिखानी चाहिए। किसान कह रहे हैं कि आप जो मार्च में जो स्थिति थी, मार्च 2020 में जो स्थिति थी उसको बहाल करें और नए सिरे से आप इस पर बात करें कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या सुधार हो सकता है, वो किसानों के लिए कितना हितकर क्या हो सकता है, वो देश के उपभोक्ताओं के, आम उपभोक्ताओं के लिए क्या हितकर हो सकता है, इसमें प्राइवेट कंपनियों का कितना दखल हो सकता है। इस पर एक लंबी प्रक्रिया, एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होता है उसको शुरू करना चाहिए। लेकिन सरकार को यह हठधर्मिता नहीं दिखानी चाहिए कि नहीं, कानून तो साहब नहीं बदलेगा, चाहे जो कुछ हो जाए, आप चाहे जितना दिन आंदोलन करें। ये सरकार का नेतृत्व करने वाली किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी का एक रुख नहीं हो सकता है कि वह पहले ऐलान कर दे कि नहीं साहब ये तो कानून तो नहीं खत्म होगा, आप चाहे जो बदलाव करना चाहे, कुछ संशोधन करना चाहे कानून में, वो करने की बात कर सकते हैं। ऐसे नहीं चलता, ये हठधर्मिता इसको कहते हैं। और हठधर्मिता का संबंध मजबूत लोगों से होता है, जो अपर हैंड होता है वही हठधर्मिता का एक प्रिविलेज रखता है, विशेषाधिकार उसके पास होता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जो शासित लोग होते हैं, वो लोग हठधर्मिता नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको ये प्रिविलेज ही नहीं है, उनको ये विशेषाधिकारी नहीं है, क्योंकि वो कमजोर है। ये मैं कहना चाहता हूँ। नरेश जी, मैं जो ऋषिकेश जी ने बात कही मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और ऐसा नहीं है। कांग्रेस जब आजाद हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई और श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले पे काम, ये जो एपीएफ उन्हीं के समय का बनाया हुआ है। सिंचाई पे बहुत बड़ा काम हुआ, उसके बाद हरित क्रांति का बहुत बड़ा काम हुआ, उस समय की सबसे बड़ी ज्यादा जरूरत थी। और इंदिरा जी के समय पे भी ये जो एमएसपी है या बाकी बैंकों से की बात, इसमें कहीं कि कांग्रेस का योगदान इस कृषि क्षेत्र को नहीं मिला। उन्होंने भरपूर किया, लेकिन कई बार हमसे थोड़ी सी चूक हो जाती है। हालांकि मैं अधिकारी नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात है उस पर टिप्पणी करने का। लेकिन जब देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी बन रही थी 1957 में, जनरल बाउल्स की रिपोर्ट है, राजदूत, अमेरिकी राजदूत थे, उनकी रिपोर्ट है, तो हमने फोर्ड फाउंडेशन के लोगों को लाके अपनी कृषि नीति की जो प्रणाली अपनाई है, उसको हमने तैयार कराने में उनका योगदान लिया। अगर उनकी जगह हम अपने जो हमारा ज्ञान विज्ञान था और पराज्ञान था, अगर उसको हम लेके चलते लोगों की उस बात करते, तो हम 30-35 साल बाद हरित क्रांति के जो दुष्परिणाम है ये देखने को नहीं मिलते। मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने मान लो गाड़ी शुरू की और एक चौराहा आया, हल्का सा टर्न लेना होता है, बस हल्का सा टर्न लिया और हम जो है जाना चाहते थे लखनऊ और पहुंच गए चंडीगढ़। तो ऐसा जो चूक हुई है, मैं उनकी नियत पे शक नहीं कर सकता। मैं उसके दूसरी बात, जो बाजार की सापेक्ष मूल्य नीतियां थी ना, उनको भी अगर हम करते तो शायद समस्याएं ना होती। बाजार की सापेक्ष मूल्य नीतियां ये है कि जो पार्टी के समय पे जब भानु प्रताप जी कृषि राज्य मंत्री थे, मैंने वो पूरी जो उनकी पॉलिसी है वो पढ़ी। उस समय कृषि नीति बननी शुरू हुई और माननीय चतुरानंद मिश्र जी के समय तक एक डॉक्यूमेंट्स बना, जिनको चाहिए मैं है ना, चौथा पेज है, उसी पे लिखा हुआ कि बाजार की जो सापेक्ष मूल्य नीतियां हैं ये किसानों के विपरीत है। हर साल जब
नरेश जी एक बात आपसे ये नहीं, नरेश जी उत्पादों के जो उत्पादन के मूल्य है बाकी उत्पादों के मुकाबले लगभग जो है वो 82 से और 94% के बीच में, मतलब एवरेज जो है 12% बाकी उत्पादों के मुकाबले किसानों के जो मूल्य है वो कम रहते हैं। और हर 7 साल में किसानों की आमदनी बाकी व्यवसायियों के मुकाबले आधी हो जाती है। तो ये जो गोरख धंधा है ना, ये जो किसान को मार है वो सबसे ज्यादा वो है। हमने किसी ने नहीं, सवाल ये है कि आप इस चीज को मान रहे हैं कि किसानों के साथ गोरख धंधा किया जाता है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में अगर किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, आप उससे बातचीत करके समाधान निकाल दीजिए। आप तो बातचीत ही नहीं कर रहे ना। काफी बातचीत हुई है, मैंने अपने किसान नेताओं, हमारे किसानों को भी मैंने मिलकर खुद कहा कि जो बातचीत होनी चाहिए वो बेसिक उस पे होनी चाहिए कि जो बाजार मूल्य नीतियां सबसे पहले उस पर बात करिए। सीएससीपी जो मूल्य निर्धारण करने का जो तरीका है उस पर बात करिए। अगर मुझे मेरी लागत का पूरा पैसा और मेरे मेहनताने का पूरा मिलता है, उसके बाद दूसरी बात, ये जितने तीनों कानून हैं ये तीनों कानून केवल किसान को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें 6 स्टेक होल्डर है, उसको भी समझना पड़ेगा। 6 स्टेक होल्डर है, किसान इसमें प्रभावित है, उपभोक्ता भी इसका प्रभावित है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्टेक होल्डर है, थोक विक्रेता भी है, खुदरा व्यापारी भी है। ये तमाम स्टेक होल्डर है। जब तक हम सबको एक साथ नहीं बिठाएंगे और अलग अलग बात करने की कोशिश करेंगे, इसमें से समाधान नहीं निकलेगा। तो एक तो सबसे पहले ये है सौहार्दपूर्ण वातावरण हम आपस में बनाए, हम सबकी जिम्मेवारी है। इसमें किसान देश का पिस रहा है और लंबे समय से पिसता रहा है। मतलब आप ये देखिए कि देश के कृषि का उत्पादन कितना गुना बढ़ गया। 50 से लेके आज खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 6 गुना बढ़ चुका है। घाटे में खेती कर रहा है, तो उसके लिए जो परिस्थितियां है उस पर अपने को काम करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि की जोत का आकार घटा है, कृषि के ऊपर जो आबादी का भार है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जो सरकार की तमाम नीतियां हैं वो किसानों के पक्ष में नहीं है। उनमें क्या सुधार हो सकता है, इसका व्यापक प्लग पे जाके हमको बात करनी पड़ेगी, टुकड़े टुकड़े में बात करके। अनिल जी एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि एक बाउंडेशन भी होती है समय की भी, आपसे ये समझना चाहेंगे, पिछले 6 महीने से किसान बैठे हुए, सरकार की तरफ से इस तरह का कोई इशारा नहीं मिल रहा है कि कोई बातचीत होगी या नहीं हो पाएगी, होगी तो कब तक शुरू हो पाएगी? क्या इस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? किस तरह से ये किसान, चूंकि किसान साफ तौर पर ये कह चुका है कि हम पीछे हटने वाले नहीं, भले ही हमें साल भर जो है बैठने के लिए यहाँ पर मजबूर होना पड़ जाए। समस्या का समाधान कैसे होगा? अपनी आवाज म्यूट कर दें, आप अपनी आवाज म्यूट कर दें। मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मैंने तो पहले ही आपको कहा कि देखिए, जो सरकार होती है और सरकार चलाने वाली जो पार्टी होती है वो अपर हैंड होती है, वो मजबूत स्थिति में होती है, वो विशेषाधिकार की स्थिति में होती है। और अगर उसकी मंशा देश में लोकतंत्र को चलाने, लोकतंत्र को बचाने की है, तो जाहिर सी बात है कि वो, जो कि हमारा संविधान भी कहता है कि कमजोरों की भावनाओं को, जो शोषित हैं उनकी भावनाओं को आप सुने, वो जितना बोले उससे ज्यादा सुने आप। अगर ये संवेदनशीलता सरकार की नहीं, सरकार में चलाने वाली पार्टी की नहीं रहती है, तो जाहिर सी बात है कि तब हम उसकी नियत और नीति पर जरूर शंका करेंगे, और करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि सरकार ने ये तय किया है कि सरकार इस तरह से उसको सोच रही है, सरकार चलाने वाली जो पार्टी है वो इस तरह से सोच रही है कि हम लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 30-35 सीटों का, यानी हरियाणा की सीटें, पंजाब की सीटें, कुछ राजस्थान की सीटें का नुकसान हमको हो सके। इस टर्म में यदि इस भावना के साथ यदि आप किसी आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे, आंदोलन को टैकल करने की कोशिश करेंगे या आंदोलन के साथ बातचीत करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि ये ठीक अप्रोच नहीं है, ठीक तरीका नहीं है। सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को क्या टाइम ये करना चाहिए
कि वो जो पूर्व स्थिति यानी मार्च लॉकडाउन होने के पहले तक की जो स्थिति थी, उस स्थिति को बहाल करें और डेमोक्रेटिक तरीके से वो एक प्रोसेस चलाए। जो सिरोही जी ने जितने लोगों की बात की, छोटे व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी से लेके किसानों से लेके खेत मजदूरों तक से, मैं कहता हूँ खेत मजदूरों तक से, इन तमाम से बात चलाए, क्योंकि इससे बुनियादी देश का ये एक केवल किसी का नहीं, बुनियादी वाला है, बोलने वाला है बुनियादी रूप। इसीलिए ये दूसरा इसीलिए चाहिए प्रोसेस चला के का प्रोसेस चला कर और इसका एक समाधान निकालने की कोशिश करें। सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। देखिए, कोई सरकार ये नहीं कह सकती है कि हम अगर विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। जो अच्छी सरकार होती है, जो यानी फलदार वृक्ष होता है, वो हमेशा फल जो देता है वो ये नहीं सोच के हमारी जो शाखाएं हैं वो तो ऐसा नहीं सोचता। यदि सचमुच में आप सरकार ये मानती है कि वो किसानों के हित में सोच रही है, तो किसानों को कम से कम ऐसा होना चाहिए। चलाने वाली पार्टी है, वो सचमुच में हमारे हित में काम सोच रही है। अगर वो ये अगर उसको ये जानकारी मिलती है कि उसके हाथ से बीज चला गया है, खाद चला गया है, उसके हाथ से पानी भी जा सकता है, बिजली तो खैर चली गई है तो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, अब केवल जमीन बची है, अब वो जमीन भी उसके हाथ से चली जाएगी तो उसका क्या होगा? अगर ये भावना अगर उसके भीतर बैठी हुई है तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अगर वो अपनी नीयत में और नीति में साफ है तो उसको ये साफ करना चाहिए कि आपको इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। और उसको न केवल बोली से बात नहीं बनेगी, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से बात करनी चाहिए, प्रामाणिक तरीके से ये बात को रखना चाहिए। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो ये इंतजार ना करे कि किसान को थकने दो, किसान को एकदम चूर हो जाएगा तो अपने हताश हो जाएगा तो अपने आप आंदोलन ठप हो जाए। नहीं, तब वो लोग ये बात करते हैं जो इस देश के इतिहास को नहीं जानते, इस देश में आंदोलन की विरासत को नहीं जानते। वो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 6 महीने के बाद तो थक ही जाएंगे किसान, असंगठित, इनमें बिखराव आ जाएगा, इनमें टूट फूट हो जाएगी, इनके कई नेताओं को हम कई तरह के एलिगेशन में जेल में डाल देंगे। इस तरह से अगर सोच है तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ये अफसोसजनक है और ये देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। किसान को यदि सचमुच आप कहते हैं कि अन्नदाता है तो उसका अन्नदाता की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ये मेरी बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। हरिकेश जी, क्योंकि समय बहुत कम है, जाहिर है कि एक समस्या है, 6 महीने से लोग बैठे हुए हैं और सरकार का रुख हठधर्मी भरा रुख है। ऐसे में समस्या का समाधान कैसे निकल पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो सरकार को सोचना चाहिए, कोई एक लोकतांत्रिक सरकार है, जनता ने इसे चुना है। सरकार जनता के अधीन है, जनता सरकार के अधीन नहीं हुआ करती। सरकार एक व्यवस्था चलाने के लिए बनाई गई है, मैनेजमेंट प्रबंध करने के लिए बनाई गई है, लोगों को सुविधाएं देने के लिए, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए बनाई गई है। अगर सरकार इस अपने कर्तव्य का पालन न करके एक बादशाहों की तरह, सम्राटों की तरह अगर काम करती है, उसके मुखिया लोग इस तरह काम करते हैं, तो कभी किसी भी जन समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे। आज जो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, जिसका एहसास सरकार के लोगों को शायद नहीं हो रहा है, जिस तरह से सारी चीजें प्राइवेट हैंड में दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर एक दिन कहा कि कारोबार करना सरकार का काम नहीं है। जो पहले के लोग कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के हाथ में रखे थे, वो कम सूझबूझ के लोग नहीं थे। पहले ये बात इन लोगों के दिमाग में घुसनी चाहिए किसी तरह, जो नहीं घुस रही है। वो पूंजीवादी व्यवस्था को निकालकर सरकार के हाथ में इसलिए रख रहे थे कि जब आर्थिक सत्ता कुछ हाथों में जाके केंद्रित हो जाती है तो शोषण का हथियार बन जाती है। इसको रोकने के लिए गरीब देश के नेताओं ने सोचा कि कारोबार की सारी व्यवस्था प्राइवेट हैंड में नहीं देनी है, जो आज सरकार बिल्कुल उसके उल्टा सोच रही है। आज भी हिंदुस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा है,
ये बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। ये हिंदुस्तान विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, विकसित देश नहीं बना हुआ अभी, और इसे अभी वहां तक जाने के लिए बहुत काम करना है। लेकिन जो रास्ता वो अपना रहे हैं, उस रास्ते से केवल शोषण करने वाली शक्तियां मजबूत होने वाली हैं। वो गरीब लोग जो तरह तरह की अपनी बातें लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, वो और ज्यादा कमजोर होंगे अगर उनकी नीतियां जो आज प्रधानमंत्री चाहते हैं वो सारी ठीक है। नीतियां अगर चली, जिस तरह से सब कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये सब अब इसके लिए आपका समय नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश एक गलत रास्ते पर जा रहा है। ये देश के गरीब लोगों के लिए हितकर नहीं है। देश का केवल एक हिस्सा, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोगों का हिस्सा जो अपनी बुद्धि को शायद कहीं और रख लिए हैं, उनके समर्थन से सिर्फ अगर समझते हैं कि सरकार चला करके लोगों का दमन करके सरकार चलाएंगे, तो ये नहीं चल पाएगा। कुछ दिन तक भले चल जाए। आज किसानों को का दमन करने की नीति सरकार बना रही है, और उस नीति पर सरकार अगर चलना चाहती है तो सरकार कामयाब नहीं होगी, और ये आंदोलन और विकराल रूप धारण करेगा। ये जो हर व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह और रहे हैं, ये सब तमाशा एक दिन किसी न किसी दिन बहुत विस्फोटक रूप धारण करेगा। ये जनता इन चीजों को समझ रही है। मैं तो गांव में घूम रहा हूँ, इस समय देख रहा हूँ। आप देख रहे होंगे, मैं खेत के बगल में बैठकर बात कर रहा हूँ। मैं हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खेत के बगल में बैठकर बात कर रहा हूँ। अनिल चमड़िया जी, इसलिए आप हमारे ये साथ सब जुड़े। चीजें चल नहीं नरेश पाएंगी, सुरोही इसको साहब बात भी को हमारे समझना साथ जुड़े पड़ेगा। थे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तय है कि सरकार को अपने रुख में नरमी लानी ही होगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि आखिर वो इस बात का इंतजार हरगिज ना करे कि किसान झुके या किसान उनके पास जाएं। सरकार की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये लड़ाई जो है सिर्फ किसानों की नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। और ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, उसे जानना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश जी आपका, और नरेश सुरोही जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।